अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 4.1। तो ये चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। तो ये क्या है फर्स्ट थोड़ा सा देख लीजिए। क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज और वो पॉलीगन है जिसके 4 साइड्स होते हैं। यह है क्वाड्रिलेटरल, यह है एक साइड, यह है एक साइड, यह है एक साइड और यह है एक साइड। कुल मिला के 4 साइड्स है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों लाइन के यह जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये कॉर्नर, इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो इसके नाम दे देते हैं ए, इस वर्टेक्स के नाम बी दे देते हैं, इस वर्टेक्स के नाम सी और इसके नाम डी दे दिया, ठीक है। तो ये है 4 वर्टेक्स, ठीक है। ये ए बी, यह बी सी, यह देखिए सी डी और यह डी ए, यह तो ए डी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है 4 साइड्स। ये देखिए ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये 4 वर्टेक्स है, ठीक है। अब देखिए ये है एक एंगल, ये है एक एंगल, ये है एक एंगल, ये है एक एंगल। तो ये 4 है, इनको इंटीरियर एंगल कहते हैं क्योंकि ये 4 एंगल इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही है ना, तो इसलिए इन चारों को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो इन एंगल्स को कैसे हम नाम देते हैं? तो फर्स्ट सपोज ए को नाम देना, तो एंगल साइन, इसको एंगल साइन कहते हैं, ठीक है। तो डी, देखिए इस एंगल का नाम तो ए है ना, तो जिस वर्टेक्स पर एंगल है ना, इस वर्टेक्स के नाम मिडिल में रखते हैं। तो डी ए बी कहते हैं क्योंकि यहाँ हमें ए एंगल को रिप्रेजेंट करना है ना, इस एंगल को। तो इस वर्टेक्स का नाम क्या है? ए है, तो इसको मिडिल में रखा। तो ऐसे ही मिडिल में रखना चाहिए। और इसके दोनों तो ये जो वर्टेक्स है ना, इसके दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स को दोनों तरफ रखते हैं, ठीक है। तो ये तो गया एंगल है। आप देखिए एंगल बी, तो एंगल बी को देखिए ए बी सी या तो सी बी ए कह सकते हैं, सी बी एक है या फिर ए बी सी का है। बी तो मिडिल में ही होगा ना, तो बी एंगल रिप्रेजेंट करेगा। तो ए बी सी। अब ये जो सी एंगल है ना, इसको रिप्रेजेंट करना, तो एंगल साइन दिया, तो बी सी डी होगा, बी सी डी। अब देखिए डी एंगल को अगर रिप्रेजेंट करना चाहे ना, तो सी डी ए या तो ए डी सी कह सकते हैं, ठीक है। सी डी ए या तो ए डी सी। तो ये 4 एंगल रिप्रेजेंट हो गया। तो ये 4 एंगल्स रिप्रेजेंट हो गया। अब देखिए पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब तो करीब करीब है ना, तो ए बी के करीब देखिए क्या है, ए बी बी सी ले सकते हैं, ए बी और बी सी ले सकते हैं। यहाँ अगर चाहे तो ए बी और ए डी ले सकते हैं। तो किसी 2 पेयर चाहिए ना, यह पेयर है, तो ए बी एंड ए बी के साथ बी सी ले लीजिए, बी सी। अब देखिए बी सी सी ए, बी सी और इसके करीब ये है, तो बी सी एंड सी डी, ये सी ए नहीं सी डी है, सी डी। अब देखिए सी डी के करीब डी है, सी डी एंड डी ए, और डी ए बी, डी ए एंड ए बी, ठीक है। तो यह तो गया पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब देखते हैं पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट साइड जैसा है करीब करीब 2 साइड, ऐसा ही एडजेसेंट एंगल भी करीब करीब 2 एंगल्स। तो अगर ए एंगल की बात की जाए ना, तो इस ए एंगल के करीब ये है, इसके पास वाले एंगल ये है, और ए के पास वाले ये भी है। तो हमें तो पेयर चाहिए, मतलब एक जुड़ा चाहिए ना, तो ए और बी ले सकते हैं, या तो ए और डी ले सकते हैं, किसी भी एक जुड़ा ले सकते हैं। तो एंगल ए को लिया जाए तो डी ए बी ना, डी ए बी एंड डी ए बी, इस एंगल को लिया तो इस एंगल को लेना पड़ेगा, या तो इस एंगल, तो हमने इस एंगल को ले लेंगे, तो ए बी सी होगा ना, ए बी सी। अगर बी एंगल को लिया जाए ना, तो इसके एडजेसेंट एंगल या तो ए एंगल होगा या तो सी। तो बी एंगल ए बी सी होगा ना, एंगल ए बी सी एंड एंगल इस सी होना चाहिए, बी सी डी, बी सी डी। अब सी एंगल की बात की जाए ना, तो बी सी डी, एंगल बी सी डी एंड इसके एडजेसेंट डी होगा ना, तो सी डी ए होगा, एंगल सी डी ए। अब डी एंगल की बात किया जाए ना, तो सी डी ए, एंगल सी डी ए एंड एंगल ए होगा ना, तो डी ए बी होगा, ठीक है। तो अब तो गया एडजेसेंट एंगल भी।
आप देखते हैं पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या है, देखिए ये ए बी के अपोजिट साइड ये है ना, इसके अपोजिट ये है, तो ए बी के अपोजिट साइड क्या है, ए बी के अपोजिट साइड है डी सी, और ये जो ए डी है ना इसके अपोजिट साइड क्या है बी सी, ए डी बी सी। तो ए डी इसके अपोजिट है ए डी बी सी, ठीक है। अब देखते हैं अपोजिट एंगल्स। तो ये देखिए सपोज ये एक ए एंगल है ना, तो इसके अपोजिट ये होगा सी एंगल, और बी के अपोजिट डी एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल ए, इसका अपोजिट क्या है एंगल सी। यहाँ देखिए सिंगल सिंगल आप ए सी ऐसे ही लिख सकते हैं एंगल के नाम, यहाँ सिंगल क्यों लिख सकते हैं, देखिए यह तो ए से वही एंगल रिप्रेजेंट होगा ना। सपोज अगर ऐसा ही हो जाए किसी एंगल, ऐसा ही बीच में एक और एक लाइन हो जाए ना, तो देखिए सपोज ये बार टेक्स के नाम है, तो यहाँ ए बार टेक्स में देखिए ये जो कॉर्नर है इसमें दो एंगल्स है, ये है एक एंगल, ये है एक एंगल। सपोज इस पॉइंट को पी लेता हो, क्यू लेता हो और इसको आर, तो आप एंगल ए को समझाया जाए ना, तो यहाँ तो दो एंगल है, तो कौन सी एंगल आपको समझना पड़ेगी। अगर इस एंगल को चाहते हैं ना तो क्यू ए आर या तो आर ए क्यू, और अगर इस एंगल को समझा रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना तो पी ए क्यू या तो क्यू ए पी, ऐसे ही समझाना पड़ेगा। अगर ये एंगल चाहते हैं ये पूरा एंगल तो पी ए आर ऐसे ही लिखना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति तो यहाँ नहीं, इसलिए आप सिंगल ए सी बी डी ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए एंगल के ऑपोजिट सी है और बी के ऑपोजिट डी है, तो एंगल बी इसके ऑपोजिट क्या है एंगल डी है, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल भी समझ में आ गया। अब देखते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब क्या है, ये जो ऑपोजिट बार्टेक्स है ना, ऑपोजिट एंगल के जो दो ऑपोजिट बार्टिसेस है, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलेगा इसको कहते हैं डायगोनल। तो ए से सी तक जो लाइन है ये है एक डायगोनल, और बी से डी तक जो लाइन है ये है और एक डायगोनल। तो दो डायगोनल्स क्या क्या है, ए सी एंड बी डी, ठीक है। ए सी और बी डी दो डायगोनल्स है। अब और एक चीज़ देखिए, तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ मिला, ये जो एक क्वाड्रेटल है ना, एक क्वाड्रेटल के ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है हम बताएंगे। तो इसके जो जो प्रॉपर्टीज़ है देखिए, चार साइड्स है, चार बार्टिसेस है, चार एंगल्स है, चार पेयर्स ऑफ, चार जुड़ा क्या है एडजेसेंट साइड्स है, चार जुड़ा एडजेसेंट एंगल्स है, दो जुड़ा ऑपोजिट साइड्स है, दो जुड़ा ऑपोजिट एंगल्स भी है, दो डायगोनल्स हैं। अब और एक चीज़ देखिए, सपोज ये है एक क्वाड्रेटल, यह है क्वाड्रेटल, इसको इस साइड में बढ़ाया जाए और इसको इस साइड में बढ़ाया जाए, इसे इस साइड में बढ़ाया जाए और इसे इस साइड में बढ़ाया जाए, ठीक है। सपोज ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो यहाँ जो बाहर में एंगल होते हैं ना, ये एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल और इसके बाहर ये एक एंगल, तो ये बाहर चार एंगल्स को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और ये जो अंदर में जो जो चार एंगल्स है ना इनको इंटीरियर कहते हैं। बस यही डिफरेंस है एक्सटीरियर और इंटीरियर में। एक्सटीरियर एंगल क्या है, फिगर के बाहर होते हैं, और इंटीरियर जो है ना फिगर के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ देखिए इसके ये जो एंगल है ना, इस एंगल के एक्सटीरियर एंगल क्या है ये है, और इसके ये है, इसके ये है, इसके ये है। अब और एक चीज़ देखिए, ये जो दो एंगल है ना, एक बाहर है एक अंदर है, तो दोनों एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के साम हमेशा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये आपको क्लास 7 मैथ्स में मिला होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर ये जो लाइन है ना, ये जो आर्म है, ये स्ट्रेट लाइन को दो भाग किया, तो ये स्ट्रेट लाइन अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसा होता तो यह जो एंगल होगा ना, इसको ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री, मतलब टू राइट एंगल्स होते हैं ना। तो ये जो 180 डिग्री है ना, इसको दो भाग किया गया, तो दो भाग का साम तो 180 डिग्री होगा। तो यह जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे ना, क्या क्या होंगे, तो देखिए ये जो एंगल है बाहर का, इसका नाम क्या होंगे, यह अगर ए लिखे ना
तो ऐसे इस एंगल को या फिर इस एंगल को कौन सी एंगल को आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे? नहीं ना, कन्फ्यूजन है। तो इसलिए यह सिर्फ ए नहीं लिख सकते, एक ही लेटर से एंगल रिप्रेजेंट नहीं होगा, 3 लेटर्स चाहिए। तो यह भी एक वर्टेक्स होना चाहिए। सपोज एक्स, इस वर्टेक्स का नाम वाई दे देते हैं, इसके नाम जेड और इसके नाम डब्ल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो इस एंगल के नाम क्या होगा? देखिए बी ए एक्स मतलब ये एंगल होगा, ठीक है। तो बी ए एक्स ये एंगल, तो ये एंगल का नाम क्या होगा? वाई बी सी या तो सी बी वाई, एंगल सी बी वाई। ये एंगल का नाम क्या होगा? देखिए जेड सी डी या तो डी सी जेड। अब डी सी जेड लिख सकते हैं, या तो एंगल जेड सी डी, जेड को फास्ट लाया जाए या फिर डी को, लेकिन सी तो मिडिल में है ना, तो यही एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है। यह इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ए डी डब्ल्यू, एंगल ए डी डब्ल्यू, ये एंगल रिप्रेजेंट होगा। अब और एक प्रॉपर्टी देखिए, सपोज ये है एक क्वाड्रेटल, ठीक है, यह है क्वाड्रेटल, और ये जो क्वाड्रेटल है ना, इसके अंदर में जो 4 एंगल है, इंटीरियर जो 4 एंगल है, इन चारों एंगल्स के सम क्या होना चाहिए? 360 डिग्री होगा। 2 स्ट्रेट एंगल्स या तो 4 राइट एंगल्स, ठीक है, इन सब के सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा। सपोज ये है ए बी सी डी, ठीक है, सबके सम 360 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल्स। तो क्वाड्रेटल के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्केव क्वाड्रेटल और एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव क्वाड्रेटल और कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल, तो ये दोनों है क्या, देख लीजिए। ये तो एक सिंपल सा क्वाड्रेटल है ना, ये है एक क्वाड्रेटल, ठीक है, ए बी सी डी। तो इसके देखिए अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें ना, तो ए से सी तक एक डायगोनल होगा और बी से डी तक और एक डायगोनल होगा, ठीक है। तो ये दोनों डायगोनल देखिए ये ए बी सी डी क्वाड्रेटल के अंदर ही है, तो इसलिए इसको कहते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल। आप देखते हैं कॉन्केव, सपोज ये है क्वाड्रेटल, देखने में तो क्वाड्रेटल नहीं लग रहा है ना, इसकी जैसा शेप यहाँ नहीं लग रहा है, लेकिन यह क्वाड्रेटल है, क्योंकि क्वाड्रेटल के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ना, तो इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ कहती है कि भाई ये भी एक क्वाड्रेटल है, क्योंकि यह देखिए ये है एक वर्टेक्स, ये है एक वर्टेक्स, ये है एक वर्टेक्स और ये है एक वर्टेक्स, टोटल कुल मिला के 4 वर्टिसेस है, ठीक है। अब ये देखिए ये है एक साइड, ये है एक साइड, ये है एक साइड और ये है एक साइड, 4 साइड भी है, 4 एंगल्स है। देखिए ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये भी एक एंगल और ये है एक एंगल, ये एंगल, ठीक है। इस एंगल को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम होते हैं, मतलब 180 और 360 डिग्री के बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसा ही होगा, तो इसको कहते हैं कॉन्केव क्वाड्रेटल। तो कॉन्केव क्वाड्रेटल के और एक इम्पॉर्टेंट खासियत है, ये है क्या? देखिए अगर ये जो वर्टेक्स है ना, सपोज इसको ए नाम देते हैं, बी सी और इसको डी दे देते हैं, तो देखिए बी और डी और ए सी ये तो ऑपोजिट वर्टिसेस है ना, ऑपोजिट वर्टिसेस या तो ऑपोजिट एंगल्स है। तो देखिए बी डी डायगोनल ड्रॉ करें ना, तो इसकी बी डी डायगोनल ड्रॉ किया, एक डायगोनल हो, लेकिन क्वाड्रेटल के तो 2 डायगोनल्स होते हैं, तो और एक डायगोनल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखिए ए से डी तक, देखिए ए सी बी डी, तो बी डी ज्वाइन किया, अब ए सी ज्वाइन करेंगे, तो ए सी तो यहाँ होगा ना, तो यहाँ देखिए ये ए बी सी डी क्वाड्रेटल में एक डायगोनल है अंदर में और एक डायगोनल है बाहर में। तो अगर किसी क्वाड्रेटल के एक डायगोनल बाहर में हो जाए ना, तो इसको कहते हैं कॉन्केव क्वाड्रेटल, वरना ये क्या होते हैं? कॉन्वेक्स ही होते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट ट्रू है क्या फॉल्स, ये हमें बताना पड़ेगा, इसके बाद अगर फॉल्स है ना तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रेटल में समटाइम्स बी कोलिनियर। फर्स्ट देखिए कोलिनियर मतलब क्या है? किसी 3 पॉइंट कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट लाई करना चाहिए। सपोज ये है एक पॉइंट, यह है एक पॉइंट और यह है एक पॉइंट। तो अगर यह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ना, तो देखिए ये तीनों पॉइंट
एक ही लाइन पर आ गए है ना। तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टिसेस है, 4 कॉर्नर है, पॉइंट्स है, इनमें से किसी भी 3 एक ही लाइन पर आ सकती है? तो हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए ना, तो चौथा पॉइंट तो इस लाइन के बाहर ही होगा। सपोज यहाँ ले लेते हैं, 3 तो एक ही लाइन में, तो इन सबको ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन तो ऐसे ही होगा ना। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? कभी भी नहीं। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, क्वाड्रिलेटरल तो ऐसे ही होते हैं, या तो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट। तो ये देखिए 4 पॉइंट्स अलग अलग जगह पे है। ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन पर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन पर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन पर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसी लाइन पर है ना। तो 2 पॉइंट्स, किसी 2 एडजेसेंट वर्टेक्स पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पर होगा। मतलब ओनली 2 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स नहीं, क्योंकि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने से ऐसे ही फिगर आएगा और ये क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं फॉल्स। तो इसे करेक्ट कैसे करते हैं? तो करेक्ट ऐसी होगा कि आप 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या है? सपोज ये है एक एंगल, मान लिया जाए ये 110 डिग्री है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे हर एंगल को कहते हैं जिसके यहाँ जो मैग्नीट्यूड है ना, एंगल के मेजर है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से नीचे होगा। तो क्या है, ये एक एंगल है ना, तो ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। इसके बीच यह एंगल होना चाहिए। सपोज इस एंगल को x मानते हैं, तो x जो एंगल होगा ना, ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। लेकिन यह क्वेश्चन में कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के किसी एक भी एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। तो देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल हम ऑब्ट्यूज एंगल लेके क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। देखिए सपोज ये है ऑब्ट्यूज एंगल, तो देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये देखने में भी 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। 90 डिग्री तो ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे ही 90 डिग्री होते हैं। तो इससे ये जो साइड है और ये जो साइड है, थोड़ा सा फ्लैट करने से तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा ना, और 90 से ज़्यादा होने से तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा ना। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो सकती है। ऐसे भी और भी देखिए, तो यहाँ देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही ऑब्ट्यूज है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन में कहा कि एक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ हमने 2 ऑब्ट्यूज एंगल बना के दिखाया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसको करेक्ट कैसे करते हैं? तो हम कह सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल, बस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल मतलब क्या है? राइट एंगल मतलब क्या है? जिस एंगल की मेजर 90 डिग्री होता है, अगर एक लाइन टिक ऐसे ही वर्टिकली, टिक वर्टिकली, और ये सपोज टिक हॉरिजॉन्टली है, तो यह जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। तो यह कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल में एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता। हो सकते हैं भाई। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, ये लाइन मैंने स्ट्रेट ड्रॉ किया, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, और इससे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ किया, और इस साइड में भी यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो आप देखिए यह जो एंगल होगा ना, ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर है। जो 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो यह जो एंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, एक राइट एंगल होगा। तो ये भी स्ट्रेट है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो यह भी एक 90 डिग्री है। और यह दोनों एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? देखिए यह 2 एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों तो 90 डिग्री है। तो यह क्वेश्चन में कह रहा है कि एक से ज़्यादा 90 डिग्री नहीं होगा। तो एक से ज़्यादा तो यहाँ हुआ, 2 एंगल 90 डिग्री हो सकता है, किसी एक एंगल भी 90 डिग्री हो सकता है। सपोज ये है स्ट्रेट, ठीक है, तो ऐसे ही अगर ड्रॉ किया जाए ना, तो देखिए ये राइट एंगल है 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं, ये 90 डिग्री नहीं, ये 90 डिग्री नहीं। एक 90 डिग्री हुआ, 2 हुआ, आप देखिए 4 90 डिग्री होगा। सपोज ये है एक स्क्वायर, तो ये 4 एंगल अगर स्क्वायर है ना, तो 4 इंटीरियर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री करके होगा। तो रेक्टेंगल की भी ऐसे होती है। सपोज ये है एक रेक्टेंगल, तो इसके भी 4 एंगल्स 90 डिग्री होगा, मतलब
यहाँ 4 राइट एंगल्स हो सकता है। लेकिन यह बात ध्यान से रखना, किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स 90 डिग्री नहीं हो सकते। 3 एंगल्स अगर 90 डिग्री हो जाए ना तो 4th एंगल भी 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन में कहा कि एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो हुआ, 2 भी हुआ, 4 भी हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 नंबर क्वेश्चन फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो इसको राइट स्टेटमेंट कैसे करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कैसे करते हैं? तो करेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं कि ए क्वाड्रिलेटरल कैन हैव मोर देन 1 राइट एंगल्स, बस हो जाएगा। अब 4 नंबर देखिए, द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इज मोर देन 360 डिग्री। किसी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स हैं ना, इनके सम 360 से ज़्यादा होगा। देखिए कॉनकेव तो ये ऐसा ही होते हैं ना, ये तो कॉनकेव होते हैं, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये है एक एंगल, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा कि मोर देन 360 हो गई, ये चारों के साम, इसके 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 और इसके, ये चारों एंगल्स के साम मोर देन 360 होना चाहिए होगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स के साम 360 डिग्री ही होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो या फिर कॉनकेव। तो ये तो गलत है। तो इसको करेक्ट कैसे करें? तो हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री, बस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एनी 2 वर्टिसेस का सपोज ये है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ डायगोनल की डेफिनेशन इस तरह दे रही है कि किसी एक क्वाड्रिलेटरल के किसी भी 2 वर्टेक्स, किसी भी 2 वर्टिसेस को जॉइन करने वाले जो लाइन है ना, इसको डायगोनल कहते हैं। लेकिन ये हम नहीं मानते। सपोज ये है एक पॉइंट, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इसके 2 पॉइंट, ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक साइड मिलेगा, लेकिन डायगोनल्स नहीं मिलेगा। डायगोनल्स मिलने के लिए ऑपोजिट वर्टिसेस ज्वाइन करना पड़ेगा। ये वर्टेक्स के ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, तो इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन में कह रहा है कि एनी 2 वर्टिसेस, तो एनी 2 वर्टिसेस कहा जाए ना, तो इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स हम ले सकते हैं। तो इन दोनों वर्टेक्स ज्वाइन करने से डायगोनल नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? साइड। तो हमें तो डायगोनल चाहिए। तो इसका मतलब है ये 5 नंबर स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं? इसको करेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि ए डायगोनल कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ओनली 2 ऑपोजिट वर्टिसेस, बस हो गया। अब 6 नंबर देखिए, एटलीस्ट 1 एंगल ऑफ ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। एटलीस्ट 1 एंगल, तो देखिए कॉनकेव, तो ये है एक एंगल ना, एटलीस्ट 1 एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। 180 डिग्री से बड़ा होगा एटलीस्ट 1 एंगल। तो 180 डिग्री से बड़ा मतलब क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल देखिए, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के एक एंगल रिफ्लेक्स होते हैं, एक एंगल क्या होते हैं? रिफ्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्वेक्स एंड व्हिच वंस आर कॉनकेव, शो हाउ यू अराइव्ड एट योर कंक्लूजन। तो इनको हम आंसर बना लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो देखिए कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स ये बताना पड़ेगा। तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स ये डिसीजन लेने के लिए कौन सी रूल हमने अप्लाई किया, यह बताना भी पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या है? कॉनकेव है, क्योंकि यह हम अगर डायगोनल ड्रॉ करें ना, तो एक डायगोनल बाहर होता है, तो ये है कॉनकेव। इसके आंसर क्या होगा? कॉनकेव। यह लिख सकते हैं बिकॉज one of its 2 diagonals is outside the quadrilateral। याद कर सकते हैं xz, the diagonal xz is one of its 2 diagonal की जगह में आप the diagonal xz कह सकते हैं। xz is outside the quadrilateral, बस हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, यह भी कॉनकेव है, कॉनकेव। तो क्यों कॉनकेव है, इसके लिए ये रीज़न दे सकते हैं, बिकॉज से यहाँ तक ले सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर, ये कॉन्वेक्स है, ये नॉर्मल जैसा क्वाड्रिलेटरल है ना। देखिए इसके डायगोनल ड्रॉ करें, इसके डायगोनल ड्रॉ करें, तो देखिए ये बोथ द डायगोनल्स आर इनसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यह बिकॉज बोथ द डायगोनल्स आर इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, बस हो गया। यहाँ देखिए 4 नंबर, ये भी कॉनकेव है। और क्यों कॉनकेव है? क्योंकि एक डायगोनल अगर यहाँ ड्रॉ करें ना, तो यह बाहर हो जाएगा, इसके भी बाहर है डायगोनल। ठीक है, तो ये रीज़न लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हियर इज ए क्वाड्रिलेटरल WXYZ, नेम द फॉलोइंग। तो यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है WXYZ। ठीक है, तो यहाँ 4 क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करना है, इनके आंसर देना है। द 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, तो अपोजिट साइड्स के 2 जुड़ा क्या क्या है? अपोजिट साइड्स, तो WX
और जेड वाई, डब्ल्यू एक्स और जेड वाई ये ऑपोजिट साइड है ना, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स है, तो इसको हम आंसर बनाते हैं, ठीक है। तो टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर, क्वेश्चन को आंसर बना दिया भाई, ऐसा ही लिखना आंसर, डब्ल्यू एक्स एंड जेड वाई। और अगर चाहे तो एक्स डब्ल्यू और वाई जेड भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू एक्स जेड वाई ऐसे ही लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डब्ल्यू वाई जेड, और एक्स डब्ल्यू तो यहाँ से स्टार्ट करना वाई जेड एंड वाई जेड, बस हो जाएगा। और एक प्यार देखिए डब्ल्यू जेड और एक्स वाई, ठीक है, डब्ल्यू जेड और एक्स वाई एंड एक्स वाई, या तो जेड डब्ल्यू और वाई एक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, तो टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर, दो जोड़ा चाहिए ना ऑपोजिट एंगल्स, तो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल और ये एक एंगल, तो इसके ऑपोजिट एंगल ये है ना, तो एंगल डब्ल्यू एंड एंगल वाई, ठीक है। और क्या है एंगल एक्स एंड एंगल जेड, एंगल एक्स एंड एंगल जेड, दो पेयर हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो एडजेसेंट साइड क्या है, टू पेयर्स होना चाहिए ना, तो डब्ल्यू एक्स के एडजेसेंट साइड क्या होगा, एक्स वाई होगा, आर डब्ल्यू एक्स एंड एक्स वाई। और एक पेयर होना चाहिए ना वाई जेड जेड डब्ल्यू, वाई जेड एंड जेड डब्ल्यू, बस हो गया। नेक्स्ट देखिए टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर, अब एडजेसेंट एंगल की पेयर, तो W अगर एक एडजेसेंट एंगल है तो इसके साथ X ले सकते हैं, या फिर Z भी ले सकते हैं, तो W और X, एंगल W एंड एंगल X, ठीक है, WX, ठीक है। तो अब देखिए Y के साथ Z भी ले सकते हैं, एंगल Y एंड एंगल Z, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर्स 55 डिग्री, 125 डिग्री एंड 70 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल। तो यह किसी एक क्वाड्रिलेटरल ये चार एंगल्स दिया गया, तीन एंगल्स दिया गया, सपोज ए बी सी डी है, ठीक है। तो तीन एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, सपोज ये है 55 डिग्री, ठीक है, ये एंगल मान लीजिए 70 डिग्री, और मान लीजिए ये एंगल 125 डिग्री, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स के साम 360 डिग्री होते हैं, तो यहाँ तीन एंगल्स दिया गया है, तो 360 डिग्री से इन तीनों एंगल्स के साम हम माइनस कर देंगे तो फोर्थ एंगल आ जाएगा। तो देखिए ये कैसे, सोल्यूशन में लिखते हैं द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज, तो इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इन सब के साम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 125 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इन सब के साम क्या होगा, तो 250 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 360 माइनस 250 क्या होगा, 110 डिग्री। तो ये जो फोर्थ एंगल है ना इसके मेजर है 110 डिग्री, तो आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं, और चाहे तो प्रोसेस और भी थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन दी फॉलोइंग रेशियो, फाइंड दी मेजर ऑफ दी फोर एंगल्स। तो यहाँ 5 के 1, फर्स्ट 1 देखिए, गिवन रेशियो ऑफ द एंगल्स इज 3:5:7:9, 3:5:7:9, ठीक है। तो इसी ही रेशियो से हमें एंगल पता करना पड़ेगा, ठीक है, पर एक एंगल के मेजर क्या है। तो हमें तो एक चीज़ पता है कि चारों एंगल्स के मेजर्स, टोटल मेजर्स क्या होते हैं, साम क्या होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो देखिए यहाँ और एक लाइन लिख सकते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। We know the sum of the interior angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. तो आप लिख सकते हैं therefore the angles are, तो therefore the angles are 360 डिग्री इंटू, यहाँ नीचे देखिए क्या करना, इन सब को टोटल करना, 3 + 5 + 7 + 9, और ऊपर फर्स्ट ये जो जिसके रेशियो 3 है ना इसको लिखना, इसके बाद 5 ऐसा ही लिखना, ठीक है। तो 360 डिग्री इंटू यहाँ क्या है 3 + 5
8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 24, नीचे है 24 और ऊपर होगा तो 3, ठीक है। अब देखिए 3 1 जार 3, 3 8 जार 24 और 8 1 जार 8 और 8 4 जार 32, क्या बचेगा 4 बचेगा तो 40 होगा, तो 8 5 जार 40 तो 45 होगा, तो 45 इंटू 1 45, तो इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए एक आया 45 डिग्री। अब देखिए इस 5 के केस में क्या आएगा, तो 360 डिग्री इंटू 5 बाई, यहाँ टोटल क्या आया 24 ही आया ना, 24 आया। अब देखिए इसको 25 4 से कटना, तो 24 15 जार 360, ठीक है, कट गया, तो इज इक्वल टू 5 15 जार 75, तो दूसरे एंगल आया 75। अब देखिए थर्ड एंगल क्या है, तो 360 डिग्री इंटू, यहाँ रेशियो क्या है 7, तो 7 बाई यहाँ टोटल क्या है 24 है, 24, ठीक है, तो 24 15 होगा ना, और 7 15 जार 105, तो 105 डिग्री आया, ये 75 आया। अब देखिए लास्ट में फोर्थ एंगल क्या आएगा, एंड 360 डिग्री इंटू 9/24, ठीक है, तो 24 15 जार 360 और 9 15 जार 135 डिग्री, तो फोर्थ एंगल 135 डिग्री। तो यहाँ चारों एंगल्स आ गया। आप 2 नंबर देखिए, तो 2 नंबर सॉल्व ऐसे करेंगे, लेट द एंगल्स बी ट्वाइस एक्स, फिर से ट्वाइस एक्स, थ्राइस एक्स एंड 5x। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस एक्स प्लस 5x, इन तीनों का साम तो 360 डिग्री होगा, तो इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स प्लस 4x प्लस 3x 7x प्लस 5x 12x, तो 12x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 12 से इसको डिवाइड दिया जाए ना, तो 12 3 जार 36 और ये 0 लगा देना, तो 30 डिग्री आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ क्या है 30 डिग्री आया। अब देखिए इस 30 से 2 के साथ x इंटू है ना, तो x का वैल्यू 2 के साथ 3 के साथ और 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, देयरफॉर एंगल्स आ रहे, तो ट्वाइस x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर से ट्वाइस x है ना, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, 3 30 था 90 ना, एंड 5x, तो 5 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री, 5 30 जार 150, तो ईजी है भाई, बहुत सीधी है। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, the fourth angle is twice any one of the angles, find the measure of each angle। so 3 angles of a quadrilateral are equal, suppose ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इन तीनों एंगल को हम x लेंगे सेम, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x हुआ, क्योंकि तीनों तो सेम है। और ये जो एंगल है ना, इनमें हो रही है का डबल है, तो ये डबल मतलब क्या है, x का डबल क्या है ट्वाइस x है ना, तो ये ट्वाइस x होगा। तो आप देखिए x x x ट्वाइस x, तो इन चारों को अगर ऐड किया जाए ना तो 360 डिग्री होना चाहिए ना। तो देखिए हम लिख सकते हैं लेट दी एंगल्स बी, क्या है x, x एंड लास्ट में ट्वाइस x। आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो देयरफॉर लिख सकते हैं x प्लस x प्लस ट्वाइस x, चारों एंगल ऐड किया ना, तो इन चारों एंगल ऐड करने से 360 डिग्री मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये एंगल समप्रपाटी है। दिस इम्प्लाइज x प्लस x 3x प्लस ट्वाइस x 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो देखिए 72 डिग्री, 5 से अगर इसको काटा जाए तो 72 आएगा। तो हम लिख सकते हैं दी 3 इक्वल एंगल्स आर ईच 72 डिग्री। फोर्थ एंगल इज 72 के डबल होगा ना, x तो 72 आया, तो इसका डबल 2 × 72 डिग्री इज इक्वल टू 144 डिग्री। तो 3 एंगल 72 डिग्री करके और लास्ट जो फोर्थ एंगल है ना, ये इसके ट्वाइस है, तो 144 डिग्री होगा।
नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।